हेलो एवरीवन स्टूडेंट, ये क्लास 10th के सोशल साइंस से रिलेटेड जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसकी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अगर आपने ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एक बार पढ़ लिए या इसको समझ लिया तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नहीं बचेगा, सारे इसी में से आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप जो इसकी वीडियोज़ है उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही याद हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसका पहला एमसीक्यू क्या है। इन बेल्जियम आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक लैंग्वेज। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो बेल्जियम का जो मैप है वो कुछ इस तरह से है। तो उसमें दो रीजन थे, एक तो यहाँ पर था फ्लेमिश रीजन और यहाँ पर था वेलोनिया रीजन। वेलोनिया रीजन, जो फ्लेमिश रीजन था उसमें जो बोलते थे भाषा वो डच बोलते थे, और जो वेलोनिया रीजन था इसमें फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। और जो डच बोलने वालों की जो प्रतिशत थी, जो परसेंटेज थी, यहाँ 59% थी, और जो वेलोनिया में जो फ्रेंच भाषा बोलते थे वो 40% थे, 40%। और यहाँ थोड़ा सा एक एरिया था इस तरह से, यहाँ 1% लोग जो बोलते थे वो जर्मन भाषा बोलते थे, जर्मन। अब आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इन बेल्जियम आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक। अब देखिए आप, 59% ये है, फ्लेमिश रीजन ये हुआ, तो ये कह रहे हैं कौन सी भाषा बोलते थे, कौन सी, तो क्या लिखा है मैंने यहाँ डच, तो इसका आंसर क्या हो गया डच। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन बेल्जियम देयर वर टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड। अभी मैंने आपको बताया था कि मतलब डच हैं, और जो दूसरी जो ग्रुप था वो कौन सा था, स्पीकिंग एंड स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960। यानी कि आप ये देखिए, ये है, ये फ्लेमिश रीजन है और ये वेलोनिया है, इसमें डच हैं और इसमें फ्रेंच हैं। तो बस यही कह रहे हैं यहाँ पर कि इन बेल्जियम देयर वर टेंशंस, यानी बेल्जियम में जो टेंशंस थी शुरू में वो डच बोलने वालों के और किसके बीच में थी, तो जाहिर है फ्रेंच, यानी डच और फ्रेंच बोलने वालों के बीच में जो टेंशन थी वो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका द श्रीलंकन तमिल पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन द, यानी श्रीलंकन जो क्या कहते हैं, श्रीलंका की जो पॉपुलेशन थी जो मोस्टली जो कंसंट्रेटेड थी कहाँ थी, कौन सी वाली, श्रीलंकन तमिल वाली। यानी इस तरह से ये श्रीलंका का सिस्टम है, श्रीलंका का एरिया है। तो ये जो एरिया है ये वाला एरिया, ये श्रीलंकन तमिल वाला एरिया है, श्रीलंकन तमिल वाला। तो अब आप देखिए कौन से एरियाज में हो गए, ये साइड होगी नॉर्थ, ये होगी साउथ, और ये वेस्ट, और ये ईस्ट। अब आप देखिए कि जो श्रीलंकन तमिल हैं, मैंने कहा कि इस वाले एरिया में श्रीलंकन तमिल रहते हैं, तमिल। ये कौन सा एरिया हो गया, आप एक तो हो गया नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया। अब इसमें देखिए नॉर्थ ईस्ट किधर है, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ सिन्हेला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका आर, यानी जो सिन्हेला बोलने वाले लोग थे, मैंने बताया था ना आपको कि सिन्हेला बोलने वाले जो लोग थे वो मेजॉरिटी में थे, यानी कि 74% द पीपल स्पीक सिन्हेला इन द श्रीलंका। और ये जिस धर्म को मानते थे उसका नाम है बुद्धिस्ट रिलीजन। तो आप देखिए इसमें से कि मोस्ट ऑफ द सिन्हेला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका आर क्या थे, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, तो बुद्धिस्ट। इसका आंसर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। मैंने बताया था आपको कि श्रीलंका जो आज़ाद हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था, आप बताइए। इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, आज़ाद हुआ था, वो हुआ था 1948 में। इसको आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग। आइडेंटिफाई दोज विच आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग, यानी हमें उनको ढूंढना है जो पावर शेयरिंग के फेवर करते हैं, पावर शेयरिंग को फॉलो करते हैं। सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो पावर शेयरिंग। पहला है, हमें वो ढूंढना है इसमें जो पावर शेयरिंग को फॉलो कर रहा है, पावर शेयरिंग के खिलाफ नहीं, जो फॉलो कर रहा है उसको। तो पहला है कि पावर शेयरिंग क्या करता है, पहला है रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। क्या आपको लगता है पावर शेयर करने से
जो अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं उनके बीच का विवाद खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, विवाद खत्म हो जाता है, इसका मतलब ए ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीजेज द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑर्बिट्रेरीनेस, मतलब जो ऑर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है एक मनमाने ढंग से काम करना, मतलब मनमाना रवैया अपनाना, मनमाने ढंग से काम करना। तो आपको क्या लगता है कि जो क्या कहते हैं जो पॉसिबिलिटीज़ होती है मनमाने ढंग की वो डिक्रीज हो जाती है? अगर आप पावर शेयर करेंगे तो जो लोग मनमाना काम कर रहे थे उनका मनमानी कम हो जाएगी या नहीं? तो बिल्कुल ठीक है, हाँ मनमानी कम हो जाती है उनकी, यानी कोई भी स्वेच्छाचारी नहीं होता है उसमें। नेक्स्ट है डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यानी जो डिसीजन मेकिंग, जो भी हम निर्णय लेते हैं, क्या वो प्रोसेस बहुत डिले हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है, पावर शेयर में ऐसा नहीं होता है, तो ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट है अकोमोडेट डाइवर्सिटीज़। क्या डाइवर्सिटी मतलब जो विभिन्नताएं होती हैं, जो अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषाएं लैंग्वेजेस बोलने वाले जो लोग होते हैं, क्या उनके बीच में समन्वय बना लिया जाता है? या जैसे कि उसमें बताया था बेल्जियम में हुआ था ना कि कम्युनिटी गवर्नमेंट एक तरह से बना दी गई थी, पावर को बराबर बराबर शेयर कर दिया गया, मिनिस्टर्स को बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया गया सभी उनको। तो ये ठीक है, बिल्कुल डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट किया जाता है। इंक्रीज इन स्टेबिलिटी एंड डाइवर्सनेस। क्या इन स्टेबिलिटी आ जाती है, एक अस्थिरता आ जाती है, खराब हो जाती है जो डाइवर्सिटीज होती है? नहीं, ये गलत है, खराब नहीं होती बल्कि अच्छी हो जाती है। प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। क्या लोगों को इस बात के लिए प्रमोट किया जाता है कि वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें? हाँ ठीक है, ये पावर शेयरिंग का ये मेन उद्देश्य भी होता है, ये ठीक है। नेक्स्ट है अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ कंट्री। क्या अंडरमाइंस मतलब रोका जाना एक तरह से, क्या कंट्री की यूनिटी को रोका जाता है पावर शेयरिंग करने से? नहीं, ये गलत है। तो आप ये मिला लीजिए कौन कौन से ठीक है, ए बी डी एफ, देख लीजिए किसमें है, ये पहले में ही है, ए बी डी एफ, ये वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट पावर शेयरिंग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। यानी कि जो बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में क्या सच है क्या गलत है उसको ढूंढिए आप। हमें देखना है स्टेटमेंट। पहला है इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी पीपल ट्राई टू इम्पोज दियर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। क्या ये ठीक है? मतलब इसका मतलब हो गया कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग लोग हैं मेजॉरिटी में थे, ठीक है, उन्होंने कोशिश की ट्राई टू इम्पोज दियर डोमिनेशन, यानी अपना कब्जा जमाने की, किस पर? माइनॉरिटी पर। नहीं, ये गलत है, क्योंकि बेल्जियम में तो पावर को बड़े अच्छे से शेयर किया गया था और ज़्यादा हो या कम उससे मतलब नहीं था, बराबर बराबर पावर को शेयर किया गया था, तो ये गलत है। नेक्स्ट इन श्रीलंका में द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट सॉट टू एंश्योर द डोमिनेंस ऑफ सिन्हेला स्पीकिंग मेजॉरिटी। श्रीलंका में जो पॉलिसीज थी उनकी मेजोरिटेरियनिज्म वाली, उसने जो है अपना डोमिनेंस बनाया, जो सिन्हेला बोलने वाले लोग थे। सिन्हेला श्रीलंका में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जो थी वो सिन्हेला थी, 74%। तो बुद्धिस्ट रिलीजन वाले ये लोग थे, तो उसमें ये दिया है कि श्रीलंका में उन्होंने कब्जा जमाने की कोशिश की थी सिन्हेला वालों ने। तो हाँ, ये ठीक है, उन्होंने बाकी कब्जा जमाने की कोशिश की थी, तभी उनके बीच में टेंशन बढ़ी जो श्रीलंकन तमिल्स थे। नेक्स्ट द तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। क्या तमिल ने कोशिश की, डिमांड की कि उनका जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, जो इक्वालिटी मतलब लैंग्वेज है, जो कल्चर है, और मतलब जो जॉब्स में, एजुकेशन में बराबर की हिस्सेदारी हो? क्या उन्होंने ये कोशिश की थी? क्या उन्होंने डिमांड की थी? कि हाँ बिल्कुल उन्होंने डिमांड की थी इक्वालिटी के लिए, कि उनको समान मौके मिले, बराबर इक्वालिटी मिले, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट। पहले बेल्जियम यूनिटी गवर्नमेंट था, उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हुआ किस में? फेडरल गवर्नमेंट में। प्रिवेंटेड पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री लिंग्विस्टिक लाइंस। तो
बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी जब बेल्जियम यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट में चेंज हुआ तो क्या उसने डिवीजन को रोका, लिंग्विस्टिक डिवीजन को उसने रोका? हाँ, ये ठीक बात है, उसने लिंग्विस्टिक जो डिवीजन था उसको रोका, क्योंकि उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी ताकि जो अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, अपने कल्चर से और रिलीजन से, लैंग्वेज से रिलेटेड पॉलिसी बनाएं, लॉज बनाएं, ताकि उनका उत्थान हो सके। नेक्स्ट, इन एक्ट वॉज पास टू रिकग्नाइज सिन्हेला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, thus डिसरिगार्डिंग तमिल। एक कानून पास हुआ था जिसमें तमिल को डिसरिगार्ड किया गया था, तमिल बोलने वाले को, और सिन्हेला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी। ये मैंने अभी पीछे पढ़ाया है। तो ये कब बना था? 1956 में ये कानून बना था। उसमें जो एक्ट था, पास टू रिकग्नाइज सिन्हेला एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट, द amended constitution of Belgium prescribed that the number of and French speaking ministers shall be equal in the central government। क्या मतलब हुआ इसका? The amended constitution, बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया, amended किया गया, और ये किया गया उसमें कि the number of फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्रेंच और दूसरे कौन से थे? मैंने अभी बताया था आपको, डच, यानी डच और फ्रेंच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होंगे। तो क्या हुआ इसका आंसर? डी, डच। इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। अभी बताया था आपको कि बेल्जियम में एक जब अकोमोडेशन का जो मॉडल था वो चल रहा था, तो उसमें उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, ताकि जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेजेस रिलेटेड जो इशू हैं वो अपने दूर कर लें। तो वो किस तरह की गवर्नमेंट थी? देखिए आप इसमें, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। अगर आपने अच्छे से मेरा जो वीडियो है पावर शेयरिंग वाला वो देख लिया होगा, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला, उसके थ्योरी वाला, तो आपको ये बहुत ही आसान लगेंगे और कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं आने वाली इनको समझने में, रटने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, 11, when many countries of Europe came together to form the European Union was chosen as its headquarter, मतलब जो कंट्रीज थे यूरोप के वो यहाँ आए, बेल्जियम में आए। ये मैंने बताया था आपको, ये फ्लेमिश रीजन है, ये वेलोनिया रीजन है, और यहीं पर थी इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स, ये ब्रुसेल्स थी। तो इन्होंने क्या किया था कि बेल्जियम ने जो अपना मॉडल दिया था वो मॉडल इतना बेहतरीन मॉडल था कि यहाँ आसपास का जो ये वाला एरिया है, ये जो फ्लेमिश रीजन है और ये वेलोनिया रीजन है, इसमें भी मिनिस्टर्स को इक्वल, यहाँ भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों ही भाषा बोलने वाले लोगों को, और ब्रुसेल्स में भी, जबकि ब्रुसेल्स में उल्टा था, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच हियर एंड द 20% रेस्ट ऑफ द 20% स्पीक डच। इन स्पाइट ऑफ दे गिव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स। यहाँ भी इन्होंने बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया, एक सेपरेट गवर्नमेंट दी। तो इससे खुश होकर के पूरे बेल्जियम का जो मॉडल था इतना फेमस हुआ विश्व में, कि इससे खुश होकर के जो यूरोपियन यूनियन था उन्होंने अपना हेडक्वार्टर ही यहाँ बना दिया, इसकी कैपिटल में, ब्रुसेल्स में। तो ये आप याद कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग इज फॉल्स? पावर शेयरिंग के मामले में क्या गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। क्या पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद, उसको दूर करता है? हाँ, बिल्कुल दूर करता है, पहला सही है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल ऑर्डर। क्या पावर शेयरिंग पॉलिटिकल ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने का एक अच्छा तरीका है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट नहीं है? ये क्वेश्चन गलत है, ये यहाँ पर ये पॉइंट गलत है, स्पिरिट है। पावर शेयरिंग जो डेमोक्रेसी है उसकी स्पिरिट है। इसका मतलब इसमें फॉल्स पूछा है, गलत कौन सा है? तो यही वाला सही होगा। मतलब
जो गलत वाला क्वेश्चन है ये सही होगा, इसका आंसर ये होगा, ये वाला, क्योंकि सिर्फ यही गलत है पावर शेयरिंग के मामले में। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग, मैच लिस्ट फर्स्ट, ये हो गई पहली लिस्ट पावर शेयरिंग की, ये हो गई दूसरी लिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, यानी इनका मैच करना है, लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड का। तो ये 1 2 3 यहाँ कर लीजिए, ABCD कर ली, लिस्ट फर्स्ट, और ये हो गई लिस्ट सेकंड। कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये ABCD मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो पहला देखते हैं इसका कि पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पावर शेयर की जाती है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें करने का इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप वो देखिए जो आपसे आता है, मतलब कोई भी जो आपको आसान लगे। जैसे ये 3rd नंबर पे है कि पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो मैंने अभी बताया था आपको, जब पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप में बांट दिया जाता है तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाती है, जो लैंग्वेज को कल्चर को फॉलो करे। तो देखिए इसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ है, तो ये 3rd का मिल गया ए से, यहाँ पर ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है। ठीक है, 3rd का ए हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी, पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी। देखिए मैंने शायद आपको बताया था कि जब कोई भी पार्टी है और उस पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती है, पूरी सीट्स इतनी नहीं मिलती हैं जिससे कि वो सरकार बनाए, तब वह दूसरी पार्टी के पास जाती है और उनसे सीट्स मांगती है कि आप सीट दे दीजिए, हम सब मिलकर के सरकार बना देते हैं। कुल मिला के वो अपनी मेजॉरिटी दिखा देते हैं। तो उस तरह की जो गवर्नमेंट होती है उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है वो, मतलब एक गठबंधन सरकार, गठबंधन करते हैं वो एक दूसरे के साथ। तो ये कहना है पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, जब एक या मतलब एक से ज़्यादा 2 या 3 पार्टी के साथ जब गठबंधन किया जाता है तो उस तरह की जो सरकार होती है वो कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है। कौन सी गवर्नमेंट कहलाती है स्टूडेंट? कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये जो 4th है, 4th का मिला कोलिशन गवर्नमेंट से। नेक्स्ट है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस पे आते हैं, देखिए 2 तो हमारे हो गए, ए और सी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पावर डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर की जाती है, तब उसको बोलते हैं हम सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, यानी पहले का बी से मिल गया है। नेक्स्ट है पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। तो कौन सा बचा? एक ही बचा है, तो उससे उसको मिला देंगे फेडरल गवर्नमेंट। अब देखिए मैच कर लीजिए, फर्स्ट का बी इसमें इधर भी है इधर भी है। नेक्स्ट है सेकंड का डी, तो सेकंड का डी किसमें? इसमें भी इधर भी है, तो अभी तक तो सही नहीं है हम। नेक्स्ट है थर्ड का ए, देखिए किसमें? थर्ड का ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 4th का सी लास्ट बचा, तो ऑप्शन क्या हुआ इसका? सी। ये इस तरह से ट्रिकली इसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, यानी इन कोड्स की सहायता से आप एक सही आंसर को चुनिए। पहला है कि पावर शेयरिंग इज ए गुड फॉर डेमोक्रेसी। बिल्कुल आसान है, जाहिर है कि पावर शेयरिंग जितनी अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही डेमोक्रेसी बेहतर होगी। तो इसमें ये कह रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स द रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग रिड्यूस करता है, खत्म करता है, कम करता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, विवाद की जो संभावना होती है उसको कम करता है। किसके बीच में? सोशल ग्रुप्स के। यानी किसी भी कंट्री में जो भी सोशल ग्रुप्स हैं, अलग अलग धर्मों के, जाति के, लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको दूर करता है ये पावर शेयरिंग। तो इसका मतलब ए और बी दोनों सही है। देखिए कौन सा ठीक है? बोथ ए एंड बी आर ट्रू।
यानी बी ऑप्शन इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट पावर शेयरिंग, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इसको जरूर ध्यान से देखेंगे, ट्रू वाला पूछा है। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग, पहला भी ठीक है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, ये भी ठीक है भाई। सी द पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, ये भी सही है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी, इसका मतलब इसका ये वाला आंसर ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड कल्चर, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, मतलब जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जो भी कल्चर के आधार पर जो भी एक डिवीजन होता है उसको बोलते हैं एथनिक डिवीजन, यानी एथनिक कंपोजिशन बोलते हैं उसको। उसके आधार पर जब हम हिसाब लगाते हैं तो वो एथनिक कंपोजिशन में आता है। इसका आंसर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 is a belief that the majority community should be able to rule in a country whichever way it wants by disregarding the wishes and the needs of the minority। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मेजोरिटेरियनिज्म यानी कि a belief that the majority community should be able to rule a country, एक जो मेजोरिटी अपना रूल जबरदस्ती जो स्थापित करती है, माइनॉरिटी के ऊपर थोपती है, राज करना चाहती है देश में, अपने अकॉर्डिंग ही देश को चलाना चाहती है, वो जो पॉलिसी होती है वो मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी कहलाती है। ये इसका आंसर ठीक है ए। इन अ बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग जब सोशल ग्रुप में शेयर की जाती है तो उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाता है, जो मैं पीछे कई बार बता चुका हूँ। इसका आंसर ए ठीक है। द major social groups in Sri Lanka are Sinhala speaker, which constituents of the population। मैंने आपको बताया था कि ये श्रीलंका का मैप है और ये श्रीलंकन तमिल थे यहाँ पर। तो इसमें जो दो तरह के लोग थे, एक तो वो जो सिन्हला बोल रहे हैं, वो 74% हैं, और फिर हैं इसमें तमिल बोलने वाले लोग जो कि 18% है। तो इसमें ये पूछा है कि श्रीलंका में सिन्हला बोलने वाले स्पीकर जो हैं कितने प्रतिशत हैं, तो सीधे सीधे कितना है 74%। आंसर सी। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% ऑफ पीपल स्पीक वाइल 20% आर स्पीकिंग। देखिए मैंने आपको बताया था उसमें बेल्जियम पढ़ाते वक्त कि बेल्जियम में क्या हुआ था कि जो उसमें दो रीजन थे, एक तो इस तरह से ये बेल्जियम था, इसमें दो रीजन थे, फ्लेमिश रीजन, वेलोनिया रीजन। यहाँ पर ये कैपिटल सिटी थी इसकी ब्रुसेल्स, इसमें 80% स्पीक फ्रेंच, 20% स्पीक डच। तो इसमें क्या पूछा है कि इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स 80% ऑफ पीपल स्पीक क्या फ्रेंच एंड 20% स्पीक डच। तो देख लीजिए, पहले फ्रेंच बाद में डच, ये ऑप्शन ए इज राइट। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम ऑफ पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। देखिए मैं फिर बता देता हूं आपको, मैंने दो रीजन बताए थे, ये तो हो गया फ्लेमिश रीजन, ये हो गया वेलोनिया रीजन। अब क्या कह रहे हैं इसमें कि वन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम ऑफ पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। कितने प्रतिशत लोग, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो वेलोनिया रीजन में फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो ये जो मैंने बताया था यहाँ पर 59% स्पीक डच और 40% पीपल स्पीक फ्रेंच इन वेलोनिया रीजन। तो आंसर क्या हुआ इसका, 40% पीपल रीजन स्पीक फ्रेंच, कहाँ पर, बेल्जियम में। नेक्स्ट, बेल्जियम हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। यानी बेल्जियम का जो बॉर्डर मैंने बताया था कि किस किस के बीच में लगता है, किस किस से उसकी सीमाएं लगती हैं। तो इसमें जो एक तो फ्रांस था, एक नीदरलैंड था, एक लग्जमबर्ग था और एक था जर्मनी। तो उसका आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 is a violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। यानी कि जब
दो देशों के बीच में कुछ ऐसी, मतलब एक देश में उसके अंदर के जो पीपल हैं, जो लोग हैं, अगर वो आपस में इतने ज़्यादा लड़ने लगे कि युद्ध जैसी हालात बन जाए, तो वो कहलाता है सिविल वॉर। तो उसका आंसर हो गया ए।